स्याना होना और श्याना बनना ये दोनों अलग बातें हैं। जहां एक तरफ स्याना होना आपको मुसीबतों से बचाता है, मुश्किलों में फंसने से रोकता है, वहीं दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा श्याना बनना आपको उल्टा मुसीबतों में फंसा देता है। तो हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही किरदारों के बारे में है जो एक घटना के चलते जरूरत से ज्यादा श्याना बनने की कोशिश करते हैं और अंत में उनका क्या हश्र होता है वो देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमारी आज की कहानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बालकों का चोर। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने इस कहानी में साफ साफ लिखा है कि यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उनके गांव में घट चुकी एक सच्ची घटना है जिसे उन्होंने इस कहानी के रूप में लिखा। तो कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता से, जहां रेलवे की एक एजेंसी रूपनारायण नदी के ऊपर एक पुल बना रही है और पूरे कलकत्ता में और आसपास के गांवों में यह अफवाह फैल गई है कि इस पुल को बनाने के लिए एजेंसी वालों को 3 बच्चों की बलि चाहिए, जिसमें से 2 बच्चों की बलि दी जा चुकी है और अब वो तीसरे बच्चे की तलाश में है। तो इस रेलवे एजेंसी के आदमी भेष बदलकर अलग अलग रूप में पूरे शहर में आसपास के गांव में घूम रहे हैं कि कहीं वो बच्चा पकड़ ले और उसकी बलि दे तो इस पुल का काम शुरू हो और फिर ये पुल बने। तो हर व्यक्ति अपने बच्चों और अपने परिवार को लेकर बहुत डरा हुआ था। रोज के रोज अखबारों में खबरें छपती थी कि कहीं किसी बाजार में किसी आदमी पर शक हुआ तो सबने उसे बच्चों का चोर पकड़कर पीट दिया, तो कहीं किसी गली में कोई अनजाना आदमी किसी बच्चे के साथ देखा गया तो वहां उसे पकड़कर मार दिया गया, और ऐसी अनेकों खबरें। कितने ही निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष आदमी इस चक्कर में मारे पीटे गए कि वो बच्चों के चोर हैं। लेकिन बच्चों का असली चोर अब तक पकड़ा नहीं गया था, तो सबके अंदर यह डर, यह शक बना हुआ था कि किसी दिन कोई आदमी आएगा और मेरे बच्चे को उठाकर ले जाएगा। इसी दौरान कलकत्ता से कुछ दूर एक छोटे से गांव की एक घटना है जहां पर सड़क के पास ही एक घर में मुखर्जी परिवार रहता था। परिवार में ज्यादा लोग नहीं, बस मुखर्जी बाबू और उनकी पत्नी, और दोनों ही वृद्ध, दोनों ही बूढ़े। वैसे तो कोई बच्चा उनके था नहीं, लेकिन दुनियादारी में और चीजों को जमा करने में उनकी रुचि पूरी थी। मतलब प्रॉपर्टी भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये सब उनके दिमाग में हर वक्त चलता था। उनका एक भतीजा था हीरालाल मुखर्जी, जिसके पिता के गुजर जाने के बाद, मतलब मुखर्जी बाबू के भाई जिनका वो बेटा था, उनके गुजर जाने के बाद इन दोनों ने मिलकर हीरालाल को सारी संपत्ति से, सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया और उसे कुछ भी ना दिया। तो हीरालाल कभी कभी इस घर में आता था और हंगामा करता था कि उसे उसका हिस्सा चाहिए, जो उसका हक है वो उसे चाहिए, लेकिन दोनों से कहकर भगा देते कि उसका कुछ नहीं है, तुम भागो यहां से। और अगर हीरालाल उनके साथ कुछ ज्यादा बदतमीजी करता या कुछ ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश करता तो चाची चिल्ला चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती कि देखो हीरू हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, एक दिन ये लड़का हमें जान से मार देगा। हीरालाल अब परेशान हो चुका था। उसका हक था उस घर पर, जमीन पर, जायदाद पर, लेकिन न चाचा न चाची, कोई भी उसे हिस्से की तो बात छोड़ो, अपने घर में पैर रखने की भी अनुमति देने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक दिन जब हीरालाल के सब्र ने जवाब दे दिया और बात हद से आगे निकल गई तो उसने फैसला किया कि आज वो चाचा चाची के यहां जाएगा और कैसे भी करके अपना हक, अपना हिस्सा लेकर ही वापस आएगा। तो वो पूरे गुस्से से उबलता हुआ, धधकता हुआ पहुंचा उनके घर और जाकर अपने चाचा चाची को खूब खरी खोटी सुनाने लगा। चाचा ने उसे चेताया कि देखो तुम यहां से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हीरालाल नहीं माना। वो कहने लगा ये जमीन, ये जायदाद मेरे बाप दादाओं की है, मेरा इन पर उतना ही हक है जितना आपका, तो आपको मुझे आज हिस्सा देना पड़ेगा।
इतने में चाची अंदर से उबलते हुए बाहर निकली कि हम तुझे एक कौड़ी तक नहीं देंगे, तुझे जो करना हो तू कर। तो हीरू ने भी तैश में आकर कहा, चाची तुम सोच लो, अगर मैं अपनी पर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। तो चाची ने कहा, तू कौन सा बहुत बड़ा तुर्रम खा है, जो कर सकता हो कर ले, हो सके तो अपने बाप को बुला ले। हीरू ने कहा कि देखो, पिता तो मेरे स्वर्ग से धार गए, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार अभी भी जिंदा हैं, तो मैं काम करूंगा, अब मैं उन्हीं के साथ यहां आऊंगा और दिखाऊंगा कि तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। खैर, चाचा चाची पर किसी के आने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जिसे भी लेकर आ सकते हो लेकर आओ, लेकिन अभी तुम यहां से जाओ, वरना हम शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेंगे, तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। हीरू और भी ज्यादा गुस्से से उबलता हुआ वहां से निकल गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं ना निकला तो चाची हमेशा की तरह पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेगी। और वहां से वो पहुंचा सीधा राहीपुर गांव। राहीपुर गांव, जैसा कि इस कहानी में वर्णन है, मुसलमानों का गांव था, जहां के मुसलमान पूरे इलाके में चर्चित थे लाठियां चलाने में। वो साल भर अपनी लाठियों को खूब सरसों का तेल पिलाया करते, उनमें पीतल की कड़ियां जड़ा करते, और उनके जैसा लाठी चलाने वाला पूरे इलाके में कोई था नहीं। तो वहां के सबसे मशहूर गुंडे लतीफ मियां के पास पहुंचा अपना हीरालाल, और जाते ही लतीफ के हाथों में 2 रुपए रख दिए और कहा, लतीफ मियां, ये 1 रुपया तुम्हारे लिए और दूसरा रुपया तुम्हारे छोटे भाई महमूद के लिए। अब लतीफ मियां ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मियां, काम क्या है, तुम काम बताओ। तो हीरालाल कहने लगा कि देखो, तुम्हारे जैसा लाठी चलाने वाला, तुम्हारे जैसा बलवान इंसान यहां पूरे इलाके में कोई नहीं है। ये बात सब जानते हैं कैसे तुमने बिस्वास बाबू की जमींदारी रातों रात इतनी ज्यादा बढ़वा दी सिर्फ अपनी लाठी के जोर पर। तो लतीफ मियां उसे कहते हैं, मियां थोड़ा आराम से, थोड़ा धीरे से, पुलिस कहीं ये बात सुन ना ले। वैसे ये बात सब जानते हैं कि हाँ, वो काम हमने कराया, लेकिन किसी ने भी पुलिस के सामने गवाही नहीं दी, क्योंकि कोई भी हमें पहचान नहीं सका कि हमने कैसे वहां जाकर बिस्वास बाबू की जो जमीन थी उसे रातों रात इतना बढ़वा दिया। तो हीरालाल ने पूछा, पहचान नहीं सका तुम्हें मतलब? तो लतीफ मियां ने कहा कि कोई पहचानता कैसे, हम दोनों भाइयों के सरों पर बड़ी बड़ी काली पगड़ियां थी, गालों पर गलपट्टे और माथे पर यह लंबा सिंदूरी तिलक। हमें देखते ही लोगों को लगा कि यमलोक से सीधा यमदूत धरती पर उतर आए हैं। तो हमें देखते ही सब अपनी जान बचाने को भागे, जमीन बचाना तो बहुत दूर की बात थी। और बस इस तरह हमने विश्वास बाबू की जमीन जो है रातों रात कई एकड़ बढ़वा दी और उनकी जमींदारी बड़ी कर दी। तो हीरालाल बस उनके पैरों में गिर गया कि देखो लतीफ मियां, मेरे दुख का निवारण भी बस अब तुम्हारे हाथ में ही है। तो लतीफ मियां ने पूछा, तुम बताओ काम क्या है, क्या बात है? तो हीरालाल ने बताया कि उसके गांव में सड़क से कुछ ही दूर उसके चाचा चाची का घर है, और उसके चाचा चाची किस तरह उसे उसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, कैसे सारी जमीन जायदाद पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। तो उसने कहा कि लतीफ मियां, तुम और तुम्हारा भाई महमूद दोनों उसी तरह सर पर बड़ी पगड़ी, गालों पर गलपट्टे और माथे पर वो सिंदूरी तिलक लगाकर बस वहां पहुंच जाओ और कैसे भी करके मुझे मेरा हक दिलवा दो। खैर, लतीफ मियां की हथेली पर पहले से ही 2 रुपए रखे जा चुके थे, तो अब ना करने का तो सवाल था ही नहीं। और ये काम जो वो करने जा रहे थे तो उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था, पहले भी विश्वास बाबू की जमींदारी इसी तरह से बढ़वा चुके थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, वही कपड़े, वैसा ही गेटअप, कॉस्ट्यूम्स लेकर हम फिर पहुंच जाएंगे और तुम्हारा हक तुम्हें दिलवा देंगे। तो उन्होंने हीरालाल से पूछा कि तुम बताओ कब चलना है? हीरालाल ने कहा, अब समय नहीं है, आज ही चलना है। आज दिन ढलते ही बस घर में घुस जाएंगे और अपना हक लेकर ही वापस निकलेंगे, और आप फिक्र मत करो, जब मुझे मेरा हक मिल जाएगा तो मैं और भी ज्यादा पैसे आपको दूंगा। लतीफ मियां मान गए, महमूद को साथ में लिया और बस जा पहुंचे हीरालाल के चाचा चाची के गांव में। शाम ढलने लगी थी। आज चाचा और चाची दोनों का एकादशी का व्रत था। तो चाची ने थाली में कुछ फल सजाए, साथ में दूध, साथ में पानी का एक कटोरा चाचा के सामने जाकर रखा। वो अपना व्रत खोलने ही वाले थे, उस मिट्टी के बर्तन से पानी पीने लगे थे कि बिल्कुल सामने उन्हें लतीफ और महमूद दोनों वही सर पर बड़ी पगड़ी, गाल पर गलपट्टे और माथे पर सिंदूरी तिलक लगाए दिखे। और उन्हें देखते ही उनके हाथ से वो मिट्टी का बर्तन छूट गया और टूट गया। चाची तुरंत दौड़ी हुई बाहर निकली और जैसी उन्होंने इन दोनों को देखा, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बालकों के चोर आ गए।
बच्चों के चोर आ गए। अब जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में देखा, किस तरह कलकत्ता और आसपास के सभी गांव इस दहशत में थे कि न जाने किस भेष में, किस रूप में बच्चों के चोर आ जाएंगे और हमारे बच्चों को ले जाएंगे। जैसे ही लोगों ने सुना कि बच्चों के चोर आ गए हैं, पूरे मोहल्ले, क्या पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पास के ही मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे, वो चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ दौड़े कि बच्चों के चोर आ गए, बच्चों के चोर आ गए। अब जैसे ही लतीफ और महमूद ने और साथ में हीरालाल ने भी, जो कि दीवार के पीछे छुपकर बैठा था, इन तीनों ने बच्चों के चोर वाली बात सुनी और देखा कि कैसे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई है। ये समझ गए कि अब यहां से निकलना बेहतर है, यहां पर 2 मिनट भी और रुकना और जान गई। हीरालाल ने दीवार के पीछे से चिल्लाकर कहा कि लतीफ और महमूद दोनों यहां से भागो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। और बस जैसे ही दोनों वहां से भागना शुरू हुए, देखा कि पीछे गांव की पूरी भीड़ दौड़ी चली आ रही है, हाथ में लाठियों के साथ। अंधेरा बढ़ने लगा था, रोशनी जाने लगी थी और इस अनजान गांव में दोनों भाई लतीफ और महमूद रास्ते नहीं जानते थे। महमूद इसी बीच कहां गायब हो गया, कहीं पता नहीं चला, लेकिन पूरी भीड़ लतीफ के पीछे लग गई। अब लतीफ वही सर पर बड़ी पगड़ी और सिंदूरी तिलक और गलपट्टा लगाए अपनी जान बचाने के लिए भागता रहा और लोग उसके पीछे पीछे बच्चों का चोर चिल्लाते चिल्लाते दौड़ते रहे। और अपनी जान बचाकर दौड़ते दौड़ते लतीफ जा पहुंचा पानी के एक गड्ढे के पास। उसने आओ देखा ना ताओ और उस गड्ढे के अंदर छलांग लगा दी। लेकिन सभी ने देख लिया कि लतीफ इस पानी के गड्ढे के अंदर कूदा है, तो सब उसी गड्ढे के आसपास इकट्ठा हो गए और वहीं से पत्थर उठा उठाकर लतीफ को मारने लगे। लतीफ अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर जाता, लेकिन कोई पानी के अंदर कितनी देर रह सकता है। जैसे ही वो सर ऊपर उठाता, उसकी खोपड़ी पर, उसके सर पर फिर एक खूब बड़ा पत्थर लगता और वो घायल हो जाता और फिर पानी के अंदर चला जाता। यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा और अब लतीफ पत्थर खा खाकर पूरी तरह से घायल हो गया। सब उसे बच्चों का चोर समझकर बुरी तरह मार रहे थे। कुछ देर तक पत्थरों की चोट सहने के बाद जब लतीफ को लगने लगा कि अगर वो यहीं रहा तो सब उसे बच्चों का चोर समझकर यही पानी के गड्ढे में ही मार देंगे, तो वो धीरे धीरे तैरते हुए किनारे तक आ गया। लोगों ने उसे पकड़ा और फिर लात घूंसे और लाठियां बजानी शुरू कर दी। अब इतने में ही पास से निकले हमारे कहानी के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। जी हां, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये कहानी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के गांव में घटी एक सच्ची घटना है। तो इस कहानी में वो लिखते हैं कि वो वहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोग मिलकर किस तरह एक व्यक्ति को बुरी तरह पीट रहे हैं। तो वो वहां पहुंचे और उन्होंने उनसे पूछा कि आप इसे क्यों मार रहे हैं। तो सबने जवाब दिया कि ये बालकों का चोर है, किसी बच्चे को उठाने, किसी बच्चे को चुराने आया था और हमने इसे पकड़ लिया और अब हम इसे जान से मारकर ही दम लेंगे। तो चट्टोपाध्याय जी ने पूछा कि किसी बच्चे को इसने चुराया, कोई बच्चा इसके साथ तुम्हें दिखा? तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, कोई बच्चा तो साथ में नहीं था, लेकिन हाँ, ये बच्चा ही चुराने आया था। तो उन्होंने कहा कि ये बात कैसे साबित हो सकती है कि बच्चा ही चुराने आया था? सबने कहा कि देखिए आप, इसके सर पर ये पगड़ी जो कि अब तक गिर चुकी थी, पूरी तरह भीग चुकी थी, माथे पर सिंदूर जो बह चुका था और उसका पूरा हुलिया जो कि बिल्कुल एक गुंडे का हुलिया था। क्या आप इसका हुलिया देखिए, आपको कोई शरीफ आदमी लगता है? लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, अगर इसके पास कोई बच्चा था नहीं और इसने किसी बच्चे को उठाने की कोशिश भी नहीं की, तो हम ये बात नहीं कह सकते कि ये वाकई में बच्चों का चोर है। तो इतने में एक व्यक्ति बोल पड़ा कि क्या पता इसने बच्चे को इस पानी के गड्ढे के अंदर छुपा रखा हो। तो सब लोगों ने कहा कि देखो, ये बात हो नहीं सकती, ये बिल्कुल ही इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल बात है कि किसी बच्चे को पानी के अंदर दबाकर रखा जाए, और रखा भी जाएगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा, और मरे हुए बच्चे की बलि रेलवे एजेंसी वाले आदमी देंगे नहीं। तो धीरे धीरे अब ये बात लोगों को समझ में आने लगी कि ये व्यक्ति बच्चों का चोर नहीं है। तो किसी तरह उसे होश में लाया गया। पत्थर खा खाकर इतना जख्मी होकर लतीफ अधमरा सा हो चुका था। तो अब उसे पानी पिलाया गया, होश में लाया गया और उससे पूछा गया कि तुम कौन हो और इस गांव में क्यों आए थे। तो उसने बताया कि कैसे हीरालाल उसके पास गया और उसने कहा कि तुम मेरे चाचा चाची को चलकर धमकाओ और मुझे मेरा हिस्सा दिलवाओ। और पूरा गांव ही मुखर्जी बाबू और उनकी पत्नी, मतलब हीरालाल के चाचा और चाची से कोई खास प्यार नहीं करता था। तो जब उन्हें पता चला कि ये तो हीरालाल का आदमी है और इसे तो हमने बेवजह मारा, तो सबको बहुत अफसोस हुआ। सबने
माफी मांगी, उसके कपड़े ठीक किए और उससे कहा कि सीधा वो अब वहां से निकलकर अपने गांव जाए। लतीफ जो अपनी जान बचने की खैर मना रहा था, उसने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कहा कि अब वो भूल कर भी इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा और भूल कर भी कभी ये पगड़ी, गलपट्टा और ये सिंदूर लगाने की गलती नहीं करेगा। लेकिन उसने सबसे पूछा कि मेरे साथ मेरा भाई महमूद भी आया था, आप उसे भी साथ भेज दें। लेकिन सबने कहा कि हमने महमूद को नहीं देखा, हम तो सिर्फ तुम्हारे पीछे भाग रहे थे, तुम ही हमें दिखे, तो हमें नहीं पता महमूद कहां गया। खैर, लतीफ ने सोचा कि महमूद शायद पहले ही घर पहुंच गया हो, तो वो वापस लंगड़ाता हुआ, कराहता हुआ अपने घर पहुंच गया। लेकिन महमूद तब तक घर नहीं पहुंचा था। तो अब उसे फिक्र हो चली कि महमूद आखिर कहां गया। तो उसी रात की बात है, घोषाल बाबू, जिनका घर भी मुखर्जी परिवार वाले गांव में ही था, घोषाल बाबू के यहां उनकी नौकरानी रात के वक्त चारा काटने की मशीन के पास पहुंची। तो घास की एक गठरी जब उसने उठाई तो किसी ने उस गठरी के नीचे से उसके पैर पकड़ लिए। अब नौकरानी को लगा कि कोई भूत है, कोई प्रेत आत्मा है जिसने उसके पैर पकड़े और वो जोर से चिल्लाने लगी। कोई और नहीं था, वो लतीफ का छोटा भाई महमूद ही था। उसने तुरंत उसका मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन चीख इतनी जोर की थी कि घर के सभी लोग, घोषाल बाबू के घर के सभी लोग और मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने महमूद को देखा और सब समझ गए कि ये उसी लतीफ का भाई है जिसे आज हमने बहुत बुरी तरह मारा है। तो महमूद की ज्यादा पिटाई नहीं हुई, लेकिन हां, घोषाल बाबू ने उसकी वो 6 हाथ वाली लाठी जिस पर पीतल की कड़ियां जड़ी हुई थी, उसे अपने पास रख लिया, उसे एक सबक सिखाने के लिए कि आइंदा कभी भी वो ये गुंडागर्दी वाली हरकत इस गांव में कम से कम आकर ना करे। तो लतीफ और महमूद की किसी तरह जान बची और दोनों भाइयों ने अब कान पकड़े कि जिंदगी में अब कुछ भी करेंगे, लेकिन गुंडागर्दी के नाम पर कमाई नहीं करेंगे। कहानी के अंत में इस बात का वर्णन नहीं है कि हीरालाल को उसका हक मिला या नहीं मिला, लेकिन हां, उसे एक सबक जरूर मिला होगा कि इन टेढ़े रास्तों से या जोर झपट से उसे अपना हिस्सा नहीं मिलने वाला। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो कि इस कहानी के लेखक हैं, भारत के सबसे प्रतिभावान लेखकों में से एक, जिनके काम ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए। हमारे देश के मोस्ट अडेप्टेड, मोस्ट ट्रांसलेटेड एंड मोस्ट प्लैगराइज्ड राइटर हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उनके नॉवेल्स, उनकी शॉर्ट स्टोरीज लगभग हर भाषा में ट्रांसलेट की गई हैं और इतनी ज्यादा रीच या इतनी ज्यादा पहुंच किसी भी लेखक की कहानियों की शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के मुकाबले नहीं है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम देवदास, परिणीता, चरित्रहीन, दत्ता, बड़ी दीदी जैसे अनेकों मास्टर नॉवेल्स हैं। उनकी पहली शॉर्ट स्टोरी मंदिर सन 1903 में प्रकाशित हुई थी। अच्छी कहानी होने के बावजूद भी वो बतौर लेखक आगे नहीं लिख पाए, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से आते थे और बहुत सी मजबूरियां थी, जिसके कारण उन्हें बर्मा में जाकर नौकरी करनी पड़ी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय भारत की फ्रीडम मूवमेंट के बहुत बड़े सपोर्टर थे। सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास और बहुत से अनेक फ्रीडम फाइटर्स के साथ उनकी दोस्ती थी। उनकी नॉवल पाथेर दाबी, जो कि सन 1926 में पब्लिश हुई थी, उसे ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बातें लिखी गई थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सपोर्टिंग द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।